नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे अधिक प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। जन्म के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। याद कीजिए, तब आप क्या करती हैं? अपने बच्चों के साथ खेलते हुए हमें जो खुशी मिलती है उसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। आप बच्चे को प्यार से खड़ा करती हैं, सहारा देती हैं, पुचकारती हैं, हिम्मत बंधाती हैं और दोबारा चलना सिखाना शुरू कर देती हैं। जितने उत्साह से आप उसे चलना सिखाती हैं उतने ही उत्साह से बच्चा भी दोबारा कोशिश करता है और धीरे धीरे चलना सीख लेता है। अब कल्पना कीजिए कि आपकी जगह कोई और होता जो बच्चे के गिरने पर उसे डांट देता, मारता या कुछ और सजा देता तो क्या होता? क्या बच्चा फिर उतनी जल्दी चलना सीख पाता? कभी नहीं। वह सिर्फ डर जाता और उसकी बाकी ग्रोथ भी रुक जाती। सिर्फ चलना ही नहीं, रेस्ट ऑफ द ग्रोथ भी रुक जाती। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार शाम को 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बच्चे मन के सच्चे। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। बहुत छोटे बच्चे को हम बड़े प्यार से सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और स्कूल जाने लगता है तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। तब हम कंपटीशन में पड़ जाते हैं। कितने % नंबर आए, कम क्यों आए, बाकी बच्चे आगे क्यों हैं? तब ये सवाल हमारी चिंता का कारण बन जाते हैं। अब मैं आपको ऐसे कुछ नुक्ते बताऊंगा जो पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक चीज़ याद रखिए कि बच्चे झूठ नहीं बोलते। बच्चों को सच और झूठ का अंतर भी पता नहीं होता। हम बड़े ही बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं और फिर उनकी झूठ बोलने की आदत से चिढ़ते भी हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे एक रिलेटिव हमारे घर आए। वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। सभी बच्चों को प्यार करना उनकी आदत में शुमार है। नेचुरली जितनी देर वो हमारे घर बैठे, मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ खेलते रहे, उससे बातें करते रहे, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें, बच्चों को पसंद आने वाली बातें, उसे कहानियाँ सुनाते रहे। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने रस्मी तौर पर मेरी ग्रैंड डॉटर से कहा, चल अनन्या, हमारे साथ चल, तुझे खूब सारी कहानियाँ सुनाऊंगा। जानती हैं मेरी ग्रैंड डॉटर ने उनको क्या जवाब दिया? उसने बड़े आराम से रिलैक्स्ड मूड में मुंह ऊपर किया, मुस्कुराई और बिना किसी लाग लपेट के कहा, नहीं अंकल, मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलूंगी। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई गोल गोल बात नहीं, सीधे सीधे इनकार। यही सवाल अगर किसी बड़े से किया जाता तो वो कहता, हाँ जी जरूर आएंगे, पर आज मुझे काम है, फिर किसी दिन आ जाएंगे।
या कोई और बहाना बनाता। बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे सच बोलते हैं। हम कई बार उनके सच से भी चिढ़ जाते हैं और जाने अनजाने उन्हें झूठ बोलना सिखा देते हैं, या कई बार तो झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। कल्चर के नाम पर, मैनर्स के नाम पर, बड़ों की इज्जत करने के नाम पर हम बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हैं, और फिर जब उन्हें बात बात पर झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो हम चिढ़ने लगते हैं। तो कसूर किसका है, बच्चों का या हमारा? हमारा कसूर है ये, बच्चों को झूठ बोलना हम सिखाते हैं। कभी हम इतनी जोर से डांट देते हैं कि बच्चा डर जाता है और अगली बार झूठ बोलकर डांट से बचने की कोशिश करता है। जब हम एक बच्चे को पहला थप्पड़ मारते हैं तो वह थप्पड़ उसके गाल पर नहीं, उसके दिल पर लगता है। वो दिल पर लगता है थप्पड़ उसके, और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। थप्पड़ खाना किसे अच्छा लगता है, पर बच्चा आपको रोक नहीं सकता, आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, बस रो सकता है या फिर अगली बार झूठ बोल सकता है। इस सच को समझिए, और समझिए कि बच्चे को प्यार से भी समझाया जा सकता है। उसकी गलती है पर उसे प्यार से भी समझाया जा सकता है। एक बात और समझिए, जो बच्चा बहुत शरारती होता है, ऐसे बहुत से काम करता है जो आपको अनोखे लगते हैं और नागवार गुजरते हैं, वो दो कारणों से होता है। पहला कारण तो यह है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्यूरियस है, नई बातें सीखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, हर चीज को खोल कर तोड़ कर देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या है। या फिर वो अपनी शरारतों से आपको तंग करके आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। आपको संदेश दे रहा है वो बच्चा कि उसे आपके प्यार की जरूरत है, आपके टाइम की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। उसे खिलौना नहीं चाहिए, टॉफी नहीं चाहिए, ड्रेस नहीं चाहिए, मम्मी चाहिए। मम्मी का प्यार चाहिए, मम्मी की सुरक्षा चाहिए, मम्मी की तसल्ली चाहिए। वो सिर्फ आपका ध्यान खींचना चाहता है शरारतें करके, धमाल करके, चीजें तोड़ के। उसे डांटिए मत, उसकी जरूरत को समझिए। ये छोटा सा मनोविज्ञान है। हम काम के बोझ से दबे हुए हैं, जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हैं, घर की सारी परेशानियां झेल रहे हैं, तनाव है, थकावट है, लेकिन इसमें बच्चे का क्या कसूर है? उसे तो फिर भी हमारी ज़रूरत है ही ज़रूरत बच्चे को हमारी और हमारे प्यार की। थोड़ा सा धीरज, थोड़ी सी तसल्ली और थोड़ा सा प्यार बच्चे के ग्रोथ की दवाई है। इस दवाई से बढ़िया कोई और दवाई नहीं। बच्चे को ये दवाई दीजिए, खूब दीजिए, आपका बच्चा हीरा बनकर निकलेगा। अक्सर हम ज़रा ज़रा सी गलतियों पर बच्चे को डांटने लग जाते हैं, और देखिए बच्चे को कभी हम बताते हैं कि अभी वो छोटा है इसलिए फला काम नहीं कर सकता। फिर कई बार हम उसे कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो बड़ा है या वो छोटा है। कंफ्यूज्ड बच्चे का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, और जाने अनजाने अगर बच्चे का आत्मविश्वास हिल जाए तो उसकी सजा वो जिंदगी भर भुगतता है। साइंस की रिसर्च कहती है कि अगर बच्चा आपसे बार बार झूठ बोलता है तो इसका मतलब है कि आप बच्चे की शरारतों पर उसे ज़रूरत से ज़्यादा डांटती फटकारती हैं। बच्चे में अगर आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसका कारण ये है कि आप उसकी कमियों की आलोचना करती रहती हैं या उपदेश देती रहती हैं, बजाय इसके कि आप उसका हौसला बढ़ाएं। अगर आपका बच्चा हौसलामंद नहीं है
तो इसका कारण ये है कि आप हर काम में बिना ज़रूरत उसकी मदद करने लगती हैं, उसे काम करने का मौका ही नहीं देती, खुद करने का, सीखने का मौका नहीं देती। उससे भी आत्मविश्वास कम होता है। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है तो इसका कारण है कि आप उसके बुरे व्यवहार के बारे में तो तुरंत जता देती हैं या बिगड़ पड़ती हैं, लेकिन वो जो अच्छे काम करता है उसकी प्रशंसा नहीं करती, तब उसे नोटिस नहीं करती या फॉर ग्रांटेड मान लेती हैं कि ये करना तो उसका फर्ज ही था। एक और बड़ी बात, अगर आपके बच्चे में ईर्ष्या का बहुत अधिक भाव है, जेलसी है बहुत ज़्यादा, तो इसका कारण ये है कि आप उसे तभी शाबाशी देती हैं जब वह कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले। लेकिन यदि वह सक्सेसफुल ना हो पाए पर पहले से बेहतर हो जाए, बेटर हो जाए, तो आप उसका हौसला नहीं बढ़ाती। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बच्चा इम्तिहान में पास हो गया तो आप उसे मिठाई खिलाती हैं, पर अगर उसके नंबर 15% आए, 15% आए, तो उसे डांट पड़ती है कि वो फेल हो गया। यहाँ तक तो फिर भी कुछ ठीक है, पर अब मान लीजिए कि अगले साल भी वो फेल हो गया, मान लीजिए, लेकिन इस बार उसने मेहनत की थी और उसके नंबर 25% हो गए 15% से बढ़ करके, तो आपको क्या करना चाहिए? बड़ा क्रूशल सवाल है ये कहना चाहिए कि नालायक तू दूसरी बार भी फेल हो गया, या ये कहना चाहिए कि शाबाश तूने 10% नंबर बढ़ा लिए, अगले साल दबा के मेहनत कर और पास होके दिखा। मेरी इस बात पर जरा गहराई से गौर कीजिए। खुद आपकी सोच आपके बच्चे की जिंदगी बदल देगी, आपका व्यवहार आपके बच्चे की जिंदगी बदल देगी। आत्मविश्वास का इतना फर्क पड़ता है कि जीवन ही बदल जाता है। बच्चे के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो आप कर रही हैं, आपके पतिदेव कर रहे हैं, या परिवार का कोई और सदस्य कर रहा है, या बच्चे के टीचर कर रहे हैं, या उसके साथी कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर बच्चे के फ्यूचर पर पड़ेगा। इसलिए इस मामले में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। स्कूल कॉलेज जो सिखा रहे हैं वो रोज़गार की शिक्षा है, नौकरी मिल जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए, अच्छी इनकम हो जाए, वो स्कूल कॉलेज का रोल है। मैं जो बताऊंगा उसका संबंध ऐसे जीवन से है जिसमें हेल्थ है, डिग्निटी है, इज्जत है, सफलता है, खुशियां हैं, मैं वो बताऊंगा। अभी तक हमने जो बात की उसका जिंदगी पर असर पड़ेगा, लेकिन अब जो बात मैं आगे करने वाला हूं उसका असर आपके बच्चे पर ही नहीं, आपकी पीढ़ियों पर पड़ेगा, जनरेशन्स पर असर पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, इतना सुनिए कि इस एपिसोड का एक एक शब्द आपकी आत्मा में समा जाए। यह ज्ञान मुझे किसी छोटे मोटे कॉलेज में नहीं मिला, किसी ट्रेनिंग में नहीं मिला। यह ज्ञान मुझे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से मिला, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है मेरी अपनी माँ। मुझे यह सारा ज्ञान अपनी माँ से मिला। मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार दोहराता हूँ और खुश होकर बताता हूँ कि अपने बच्चों के लिए आप हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी। अपने बच्चों को जो आप सिखा सकती हैं वो कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपने क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे रोज़ रसोई में अपने साथ बिठा लेती थी, अपनी गोद में या साथ में, और मुझे दिखाती थी कि खाना बनाने से पहले उन्होंने रात को राजमा भिगो कर रखे, यानी कोई सब्ज़ी या दाल यूं ही नहीं बन जाती, उसके साथ कितनी मेहनत इन्वॉल्व है, ये शोकेस करने के लिए मुझे वो दिखाती थी। मैं जब छोटा था तो आटा घर में हाथ की चक्की पर पिसता था, मसाला सिल बट्टे पर पिसता था, पापड़ घर में बनते थे, चिप्स घर में बनते थे, यहाँ तक कि गोलगप्पे भी घर में बनते थे। मेरी माँ मुझे वो सब करते हुए दिखाती थी और समझाती थी कि जो खाना हम 15 मिनट में खाकर ख़त्म कर देते हैं वो कितनी मेहनत से बनता है। वो खाना अनाज के रूप में हम तक पहुँचने से
किसान का खून निचुड़ जाता है। किसान दिन रात मेहनत करता है, खेत जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है, खाद देता है, खरपतवार साफ करता है, फसल की रखवाली करता है, फसल काटता है, महीनों लग जाते हैं, तब फसल तैयार होती है। उस अनाज में किसान का जीवन छुपा होता है, और जो खाना हम खाते हैं उसमें पिता की कमाई और माँ का प्यार छिपे होते हैं। उसे वेस्ट नहीं कर सकते। मेरी माँ ने मुझे अनाज की और भोजन की इज्जत करना सिखाया। खाना खाने से पहले किसान का धन्यवाद करना, माता पिता का धन्यवाद करना और भगवान का धन्यवाद करना हमारी दिनचर्या का, रूटीन का, डेली रूटीन का हिस्सा था और आज भी है। मेरी माँ ने मुझे अपनी ही नहीं, पिता की मेहनत की इज्जत करना भी सिखाया, किसान की मेहनत की इज्जत करना भी सिखाया और भगवान का धन्यवाद देना भी सिखाया। उसके लिए हाथ जोड़कर लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस मन ही मन धन्यवाद कर देना काफ़ी है। इसके अलावा मेरी माँ ने मुझे डिग्निटी ऑफ लेबर का सबक दिया। इसके दो परिणाम हुए, दो रिजल्ट हुए। पहला रिजल्ट था कि मैं कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करता था। अगर मेरे पिताजी कह देते थे कि उनके पास और पैसे नहीं हैं इस महीने, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती थी, मैं जिद नहीं करता था। दूसरी बात जो मैंने बताई वो है कि मेरी माँ ने मुझे परिश्रम की महत्ता सिखाई, डिग्निटी ऑफ लेबर का सबक दिया। उसका परिणाम ये था कि मैंने कभी भी किसी भी तरह के काम में शर्म नहीं की। मैं अपने पहले प्रोग्राम में भी बार बार बता चुका हूँ कि हमारी कई कंपनियां हैं, सारी प्रॉफिटेबल हैं, मेरे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पर उसके बावजूद अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे आज भी किसी भी तरह का काम करने में कोई शर्म, कोई हिचक न मुझे न मेरे बच्चों को महसूस नहीं होगी। डिग्निटी ऑफ लेबर का सबक हमारे परिवार के हर सदस्य की आत्मा में इतना गहरा है कि कोई काम हमारे लिए छोटा नहीं है। दूसरी बात, हमें जो परिवार मिला है हमें उसका आदर करना चाहिए। मेरी माँ मुझे कहती थी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे परिवार की शान में फ़र्क आए। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि चोरी करना बुरी बात है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बेईमानी करना बुरी बात है, किसी को धोखा देना बुरी बात है, किसी भी हालत में झूठ बोलना बुरी बात है। मेरी माँ ने मुझे अपने शरीर की इज्जत करना भी सिखाया और औरत की इज्जत करना भी सिखाया। मेरी माँ की सीख का ही असर है कि मेरे बच्चे गाड़ी इस तरह नहीं दौड़ाते कि एक्सीडेंट हो जाए या जान चली जाए। मेरी माँ ने मुझे शरीर की इज्जत करना सिखाया ताकि हम जीवन भर हेल्दी रह सकें। उन्होंने समाज की और औरत की इज्जत करना सिखाया। इसी सीख का परिणाम है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य ने कभी किसी लड़की से बदतमीजी नहीं की, और इसी सीख का परिणाम है कि हमारे घर में हर महिला को, चाहे वो मेरी डॉटर इन लॉ है चाहे कोई और है, उनको वो इज्जत मिलती है जिसकी कि वो हकदार हैं। इस सीख का परिणाम है कि हमारे परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस का चांस ही नहीं है। कोरोना के इस समय में भी हम जिंदा हैं, सेहतमंद हैं और खुशहाल हैं। तो क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने शरीर की हेल्थ की इज्जत करना सीखा, और उस इज्जत का ही परिणाम है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और बिना किसी वैक्सीनेशन के भी हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। मैं हर हफ्ते आपके सामने पेश होता हूँ, हाजिर होता हूँ, आपके रूबरू होकर के आपसे कुछ सीखता हूँ, अपनी कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। इस सब के लिए हमें प्रकृति का, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और जिस भी इष्ट देव को आप मानती हो
किसी धर्म की बात नहीं है, जिस भी इष्ट देव को आप मानती हैं, क्राइस्ट को, जीसस को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, भगवान को, राम को, कृष्ण को, शिव जी को, विष्णु को, जिन्हें भी आप मानती हो, माँ दुर्गा को, उनको दिल में नमस्कार कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि हम सब जिंदा हैं, हमारा परिवार खुशहाल है। तो अभी तक जो हमने सीखा है मैं उसको सम अप कर देता हूँ, उसका सार दोहरा देता हूँ ताकि उसे याद करना आपके लिए आसान हो जाए। अपने बच्चों को इतनी छूट ज़रूर दीजिए कि उनका आत्मविश्वास खत्म ना हो। अपने बच्चों को पॉजिटिव सोचने की शिक्षा दीजिए ताकि उनके जीवन में निराशा ना आए। पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल आएगा, चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटीज निकल आएंगी, और नेगेटिव थिंकिंग होगी तो खुशियों में भी समस्याएं ढूंढ लेंगे। इसीलिए उन्हें विचारों के महत्व की जानकारी दीजिए। बच्चों के बुरे व्यवहार पर रोक लगाइए, पर उनके अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें शाबाशी भी दीजिए। अपने बच्चों को भोजन का आदर करना सिखाइए, आपकी अपनी मेहनत का आदर करना सिखाइए, पिता की मेहनत का आदर करना सिखाइए, समाज का आदर करना सिखाइए, डिग्निटी ऑफ लेबर का सबक दीजिए। अपने जीवन का आदर करना सिखाइए और उस परमात्मा का धन्यवाद देना सिखाइए जिसने हमारे लिए इतना कुछ बनाया है। मैं लगभग अपने हर लाइव सेशन में किसी न किसी रूप में इस बात पे जोर देता हूँ कि हमारे विचार हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे विचार हमें सफल बना सकते हैं, हमारे विचार हमें अमीर बना सकते हैं, हमारे विचार हमें गरीबी का जीवन जीने पर मजबूर कर सकते हैं। हमारे विचारों की शक्ति असीम है। हम अपने विचारों की शक्ति को समझ लें और उस शक्ति का, उस ताकत का प्रयोग अपने हक में करना सीख लें तो फिर दुनिया का कोई काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है फिर। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे में हिम्मत के विचार भरिए, सफलता के विचार भरिए, प्यार के विचार भरिए, अच्छे कैरेक्टर के विचार भरिए। अगर बचपन में ही आपने ऐसा किया तो आपकी सीख जीवन भर आपके बच्चे के साथ रहेगी और वो सब कुछ कर सकेगा जिससे आपका नाम रोशन हो और लोग कहें कि आपकी सीख ने बच्चे को सफल बना दिया। मेरे पिछले लाइव सेशन के बाद मुझे एक ईमेल मिली डॉक्टर सीमा सरहिंदी की। डॉक्टर सीमा ने पूछा था कि उनका बच्चा बहुत जिद्दी है। बड़ी लंबी ईमेल थी, उसमें बहुत कुछ उन्होंने कहा था। उसे समझाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे जिद्दी बच्चे को, डिफिकल्ट बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए। कई बार जब बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा जिद्दी और हठीला हो जाता है, यहाँ तक कि वो आपका अपमान करने लगता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और आपको समझ नहीं आता कि ऐसे बच्चे को कैसे हैंडल करें, तो एक ही कारण है उसके पीछे। कारण ये है कि किसी भी वजह से बच्चे के अहम को, ईगो को ठेस लगी है। कभी आपसे जाने अनजाने उसका बहुत अपमान हो गया है, या आपने ऐसा कुछ कह दिया कि उसमें उसे अपना अपमान लगा, चाहे आपकी नीयत कुछ भी रही हो। बच्चे ने खुद को ह्यूमिलिएटेड महसूस किया, तो बच्चे का व्यवहार ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में हमेशा के लिए गांठ बन जाए और वह बात बात पर जिद करने लगे, आपका या परिवार के बाकी सदस्यों का अपमान करने लगे। अभी पिछले साल अमेरिका में नर्सरी स्कूल में बच्चों के साथ एक रिसर्च की गई। उन्हें ऐसे कार रेसिंग का वीडियो गेम खेलने को कहा गया और यह भी बताया गया कि कार की रेस में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कार में बैठा हुआ आदमी मर जाएगा। ये वीडियो गेम था। जानती हैं उस खेल में बच्चों ने क्या किया? ज्यादातर बच्चों ने कार में अपने माँ बाप वाले खिलौनों को बिठाया और कार का एक्सीडेंट कर दिया ताकि उनके पेरेंट्स मर जाएं। इतनी नफरत थी उन बच्चों के दिल में अपने ही माँ बाप के लिए। इस बात की गहराई को समझिए। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो भी हम ये कई बार भूल जाते हैं कि बच्चों को मारना और डांटना एक लिमिट तक ही सही है। हम कुछ भी सोचें, कुछ भी समझें, हमारी सोच का परिणाम गलत हो सकता है,
क्योंकि बच्चा वैसा नहीं सोचता है जैसा आप सोचती हैं। उसका दिल अलग तरह से सोचता है। उसे प्यार भी चाहिए, शाबाशी भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। तो डॉक्टर सीमा जी, अगर आप आज के सेशन में मौजूद हैं तो मेरी सलाह है कि आप अपने बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा समय बिताइए। आप डॉक्टर हैं, आपके पति डॉक्टर हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत चलती है, आप दोनों बहुत बिजी रहते हैं, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, पर मैं इस बात को समझते हुए भी आपको कह रहा हूं कि आप अपने दिल में ये सोचते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। पर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बच्चे को टॉफ़ी नहीं चाहिए, बलून नहीं चाहिए, खिलौने नहीं चाहिए, ड्रेस नहीं चाहिए, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। तो उसके साथ ज़्यादा समय बिताइए, उसकी बातें सुनिए, खुद कम बोलिए, उसे बोलने दीजिए, उसके मन की बात उसे खुलकर बोलने का मौका दीजिए और उसके प्यार की खुराक बढ़ा दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चा बदल गया है। वही बच्चा जो आज आपकी बात नहीं सुनता, वही बच्चा जो आज दूसरों के सामने भी आपका अपमान कर देता है, वही बच्चा जो आपकी परेशानी का आज सबसे बड़ा कारण है, वही बच्चा कल को ऐसा हो जाएगा कि आप और आपके पतिदेव उस पर गर्व कर सकेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं गवाह हूँ इस बात का कि एक बच्चा जो पढ़ाई में बहुत होशियार है, हमेशा बहुत अच्छे नंबर लाता है, एमबीबीएस कर रहा है, हॉस्टल में रह रहा है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देता, बहुत सीधा बच्चा है, लेकिन जब क्लास में किसी दूसरे साथी की टेंशन आ जाए बात किसी के कारण, तो पढ़ाई में नहीं मन लगता, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब खोल रहा है, बार बार पर ध्यान उचट जाता है, तो वो आधी रात को भी हॉस्टल से अपनी माँ को फ़ोन कर देता है, माँ की नींद खराब कर देता है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसे माँ की तसल्ली चाहिए, माँ की सुरक्षा चाहिए। वो बच्चा जो डॉक्टर है, वो बच्चा जो कई साल से हॉस्टल में रहकर इंडिपेंडेंट जीवन जीना सीख चुका है, वो बच्चा भी माँ के प्यार का मोहताज है। तो आपका बेटा तो अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है वो, और उसको आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, वो आपकी सुरक्षा में बड़ा होना चाहता है। उसके प्यार की खुराक बढ़ा दीजिए। उसे सुविधा नहीं चाहिए, ड्रेस नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप अपने मरीजों को दवाई देती हैं, अब अपने बच्चे को प्यार की दवाई दीजिए। आप माँ हैं, आप मेरी इस बात को गहराई से समझ सकती हैं। मैंने इसलिए इतनी डिटेल में बताने की कोशिश की है ताकि हम बड़े संभल जाएं, और बच्चों के पहले हम बड़ों को संभलने की ज़रूरत है। हम संभल जाएंगे तो हमारे बच्चे संभल जाएंगे, गलत संगत में नहीं पड़ेंगे, नशेड़ी नहीं बनेंगे, अपराधी नहीं बनेंगे। आप माँ हैं, अपने बच्चे को आप बचा सकती हैं या उसे बिगड़ जाने दे सकती हैं। हम बड़े को ये याद रखना चाहिए कि नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाज़ा खुलवाना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि कुछ महीने बाद आप मुझे बताएंगे कि आपको अपने बेटे पर गर्व है। और जो भी साथी, सज्जन, माएँ, बहनें, बच्चियाँ इस लाइव सेशन को सुन रही हैं, मैं उन सबको ये सबक आत्मा में उतर जाने की सलाह देता हूँ। टीनेज बच्चा अभी मैच्योर नहीं हुआ, पर वो छोटा भी नहीं है, तो वो बच्चा न मैच्योर है न छोटा बच्चा है, इसलिए उसके साथ बात करते हुए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। खुद को टटोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारे अपने व्यवहार में बदलाव की ज़रूरत कहाँ है। और मुझे ये भी विश्वास है कि इस लाइव सेशन को सुन रहे सभी पेरेंट्स भी मेरी इस बात की गहराई को समझेंगे। अगर ऐसा हो सका तो मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश सफल रही और मैं सचमुच हैप्पीनेस गुरु कहलाने के लायक हूँ। आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया।
आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru पर संपर्क कर सकती हैं। मेरी वेबसाइट www.pkkhurana.com पर मुझसे संपर्क कर सकती हैं, या हमारे नंबर 6284696674 पर भी संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक बच्चे मन के सच्चे अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।